नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़, सिटीजन वॉइस शो आप सबकी आवाज़ है। इसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है और मेरा नाम आत्मजीत सिंह है। आज हम लोग बात करेंगे की डेवलपमेंट्स। आज एक मीटिंग हुई जिसके बारे में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप ही ने ये स्टोरी ब्रेक की सुबह, और काफी विचलित कर देने वाली स्टोरी है कि इंडिया की पोर्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, जिससे इंटरनल और कोस्टल सिक्योरिटी थ्रेट्स पैदा हो सकती हैं। प्राइमरीली रेगुलेशंस जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर आती थी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के अंडर आती थी, अब एमएचए कोऑर्डिनेट करेगा नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट की वजह से थ्रेट असेसमेंट और पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट। ये तो पुरानी न्यूज है। दिसंबर 20 2025 में 2023 की गाइडलाइंस में अब स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस जो हुई आज, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस, उसमें एमएचए ने अपडेटेड गाइडलाइंस इशू की हैं सीपोर्ट सिक्योरिटी पर। गिरीश जोशी जी, पहली बात तो ये सीपोर्ट सिक्योरिटी पे गाइडलाइंस क्या हैं, पर्टिकुलरली फॉर 250 पोर्ट्स, जिसमें 13 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें ये समझ में आता है कि उन 13 पोर्ट्स पे तो सीआईएसएफ रहेगी, बाकी पोर्ट्स पे जो छोटे पोर्ट्स हैं उन पर प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। तो थोड़ा इसको जरा क्लियर कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आत्मजीत जी, एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्डर है जिसके अंदर आप किसी भी मेजर पोर्ट्स पे आप सिक्योरिटी डायरेक्ट एजेंसी को दे सकते हो या उस एजेंसी को दे सकते हो जिसके पास एक्रीडेटेड सर्टिफिकेट है। तो वो अगर ट्रेंड है बाय आर्मी या सीआईएसएफ और उनको बाकायदा सारे पैरामीटर्स में निकलने के बाद जब उनको लाइसेंस दे दिया जाता है तो वो काम करते हैं। अब जो स्मॉल पोर्ट्स हैं जिसपे आज तक मेजर पोर्ट्स 13 पे सीआईएसएफ तो सिक्योरिटी देखती है, एयरपोर्ट्स पे सीआईएसएफ देखती है, जो दूसरे मैरीटाइम छोटे पोर्ट्स थे उस पे ज्यादातर मरीन पुलिस का एक डिवीजन क्रिएट किया गया था जो मरीन पुलिस देखती थी। और मरीन पुलिस की सिक्योरिटी कहां तक होती थी कि वो पोर्ट की जो मूवमेंट्स है उसको देखेंगे, फिर वहां पे जो फिशरीज के ऑफिसर बैठे हैं या जो दूसरे जो मूवमेंट्स है वो देखेंगे, वो सीमेन कार्ड इश्यू करेंगे कि वो भाई फिशरीज वालों के लिए ज्यादातर वो होता था। तो ये एक सिस्टम चल रहा था। अभी सडनली आप सॉरी एक आप सेक्शन 13 मर्केंटाइल शिपिंग एक्ट 2025 में अमेंड होता है, उसमें बोर्ड ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी को आप चेंज कर देते हो और उसमें ये अमेंडमेंट आता है कि एक्रीडेटेड एजेंसीज भी पोर्ट का सिक्योरिटी देख पाएंगे। अब एक्रीडेटेड एजेंसीज में अभी आप इंडिया में हालत देखिए तो क्या है कि आपके पास एक G4 सिक्योरिटी है जो पूरा आपका जनरल देखती है, एक है आपका SIS ग्रुप जो इसका जो G4S का है, दैट ओरिजिनल कंट्री ऑफ ओरिजिन इज USA। SIS ग्रुप जो है वो स्पेन का है, जो अभी ATM का वो ज्यादातर काम ये लोग कर रहे हैं, तो उनके पास सर्वेलेंस वगैरह, सैटेलाइट मूवमेंट, ये भी सारा उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और एक आपका कंपनी है SIS सिक्योरिटी, ये अभी आप देखिए चेकमेट एक SIS है, वो भी ATM वगैरह बैंकिंग सिक्योरिटीज का ये सब प्रोग्राम देखते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या रहेगी, इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी जिसको ISPS हम लोग बोलते हैं, उसमें ये बहुत ही क्लियर उसमें था कि भाई एक्रीडेटेड एजेंसीज का ट्रेनिंग का प्रोग्राम क्या होगा। तो अभी इन्होंने क्या शिफ्ट करके उसको CISF को एज ए नोडल एजेंसी अपॉइंट किया है कि वो लोग ट्रेनिंग और ये सब देके सर्टिफिकेशन करेंगे। अब वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी इसी में ये एक्ट अमेंडमेंट में डाल दिया गया है कि एक्रीडेटेड एजेंसी को ट्रेनिंग देके उनको आप पोर्ट्स हैंडल करने के लिए दे दोगे। अब ये देखना पड़ेगा कि हाउ वनरेबल आर वी। सबसे बड़ा सी कोस्ट हम लोग के पास, इंडिया के पास है, और इतने सारे 280 छोटे छोटे पोर्ट्स हैं जिसमें आप देखिए कि मैरीटाइम में फिशरीज का एक पूरा एक ब्लॉक होता है, फिर छोटे मोटे जो इनलैंड जो ट्रांसपोर्टेशन चलते रहते हैं जहां पे डोज चलते हैं छोटे, वो 800, 1000, 1500 के होते हैं टनेज के। तो ये सारा मूवमेंट जो है मेजर पोर्ट्स, तो आप वैसे भी देखो वो सर्वेलेंस में होता है, सिक्योरिटी होती है। जैसे पोर्ट ट्रस्ट है तो पोर्ट ट्रस्ट का उनका खुद का भी एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, मूवमेंट्स रजिस्टर होती हैं, फिर कस्टम्स होता है। छोटे पोर्ट्स पे कस्टम का तो ऑन कॉल होता है, अगर आप उस पे बोल दो कि यहाँ पे मेरा कोई शिपमेंट आ रहा है तो कस्टम ऑफिसर इज डिप्यूटेड, वो ऑन कॉल होता है और वो कंसाइनमेंट क्लियर करके चला जाता है। मतलब वहां पर कोई फुल विजिलेंस है नहीं। अभी इसको आप दे रहे हो तो जैसे आपने अभी 2 दिन पहले जो इतना बड़ा बवाल हुआ शांति पे, वही हुआ कि आप लोग धीरे धीरे कैसे उसको प्राइवेटाइज कर रहे हो।
आपने पहले अग्निवीर से कोशिश करी कि अग्निवीर 5 साल के बाद निकल जाते तो वो एक्रीडेटेड माने जाते क्योंकि दे वर ट्रेन्ड बाय आर्मी, लेकिन वो फॉर सम रीजन वो मिसफायर हुआ। अब इन्होंने ये नया सिस्टम निकाल दिया कि भाई चलो एक्ट को अमेंड करते हैं और इसमें प्रोविजन डाल देते हैं कि सीआईएसएफ ट्रेन करके एक एक्रीडेटेड सिक्योरिटी एजेंसी को सर्टिफाई करेगी जो शिपिंग मूवमेंट्स देखेगी, डिजिटल जो वर्किंग होता है देखेंगे। मेजर पोर्ट्स पे अभी एक एडिशन हुआ है जिसमें 2 चीजें ऐड हुई है। एक तो आपका आइरिस सिस्टम हुआ है कि वहां पे जो रजिस्टर्ड ड्राइवर है ट्रक का या वो जब तक उसकी आइरिस से आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है वो ऑटोमेटिक रोड खुलता नहीं है गेट। तो ये आपने एक सिस्टम कर दिया। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि हर ट्रक पे एक ही ड्राइवर कैसे रजिस्टर्ड होगा सॉरी। तो वहां पे एक प्रोविजन खुल गया है कि वहां पे ये सर्विस के लिए ड्राइवरों के लिए एजेंसी खुल गई है। मतलब ट्रक कौन लेके आया उसके बाद वो वहां का जो रजिस्टर्ड ड्राइवर वो बैठेगा अंदर खाली करके आ जाएगा, बाहर चला जाएगा। द होल मूवमेंट इज नॉट इन कनेक्शन विद व्हाट हैपेंड देयर। तो ये जो आपकी जब तक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, इंटरनेट का कनेक्टिविटी नहीं होता है, तो वो जब तक उसका आइरिस मैच नहीं होता है वहां पे वो आपका सिक्योरिटी गेट खुलता नहीं है, तो वहां पे वो खड़ा है। एक ये डिस्टर्बेंस है। फिर आपने एक कर दिया है कि आपने वहां पे स्कैनिंग मशीन लगा दी है, डॉपलर मशीन लगा दी जिसको फास्ट स्कैनिंग मशीन बोलते हैं। वो माना जाता था कि हर 30 सेकंड में एक कंटेनर क्लियर कर देगा। वो बिल्कुल शिप से उतरने के बाद ट्रेलर पे जब कंटेनर चलता है तो वो निकलता चला जाएगा, उसको पूरा स्कैनिंग होके वो कंट्रोल में चला जाएगा कि उसमें क्या क्या सिस्टम है क्या नहीं है। और अगर कुछ डाउटफुल है तो वो अगर वो डी दबा देता है तो आगे के सिक्योरिटी गेट पे उसको आउट होने नहीं मिलेगा। अब इसमें मिसचीफ क्या हो रही है कि आपका फुल प्रूफ मशीन भी नहीं है, वो डेंसिटी पे मापता है। अभी अगर उसके अंदर आयरन का पूरा स्क्रैप है, उसके अंदर आयरन स्क्रैप का वो एक टेम्परेचर वर्ज करेगा, लेकिन उसके अंदर किस टाइप का स्क्रैप है नोबडी नोस। तो आपका फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, लेकिन आपने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में आपने अडॉप्ट कर लिया आपने मशीन्स ला दिए, एयरपोर्ट पे आपने एक्सरे मशीन डाल दिए। इसका सभी आप डेंजरस देखें तो जैसे भी आप एजेंसीज को चेंज करते हो तो जब तक अगर उस सिस्टम्स में वो बिल्कुल इम्यून नहीं है वो कैसे करेगा। अभी आपको छोटे पोर्ट्स भी मैं आपको बता दूं कि छोटे पोर्ट्स के अंदर जहाँ पे फिशरीज का ज्यादातर काम चलता है वहां पे एक पोर्ट ऑफिसर बैठा है जो सीमेन कार्ड आपको देता है। वो सीमेन कार्ड ये होता है कि भाई आप आज जा रहे हो फिशिंग के लिए, 10-12 दिन के बाद वापस आओगे, ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। अब वहां से जैसे ही आप पुलिस के मरीन ज्यूरिसडिक्शन में से निकलते हो तो वहां पे कोस्ट गार्ड का भी एक चेक पॉइंट होता है, वो कोस्ट गार्ड भी आपका आइडेंटिफिकेशन चेक करेगा। उसके बाद आप इंटरनेशनल मॉनिटरी अपना इंटरनेशनल बॉर्डर तक जाते हो मेरी टाइम पे, तो वहां पे फिर आपको नेवी भी चेक कर सकती है। मतलब आपने 3 लेयर सिक्योरिटी तो रखी है, लेकिन उसके बीच में अगर कुछ मिसचीफ होता है, जैसे अपने 26/11 में हुआ था कि अगर इंडियन शिप ही किसी ने हाईजैक कर लिया या अंदर आ गया तो क्या करो, तो उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। और ये सीमेन कार्ड तो पोर्ट ऑफिसर देके चला जाता है, रिटर्न में इट इज नॉट गेटिंग वेरीफाइड एवरी टाइम। वो कौन आया, 6 लोग थे, 7 लोग थे। और छोटे पोर्ट्स में एक रूमेजिंग का सिस्टम होता है। मेरा शिप आने के पहले एंकरेज पे रहता है, वहां पे आई कॉल फॉर ए कस्टम ऑफिसर, वो आके रूमेजिंग करेगा कितने आदमी है क्या नहीं है। शारजा में और यहाँ पे आप जाइए तो वो भी एक बहुत ही फ्री पोर्ट है, वहां पे एवरीबडी इज अलाउड टू कम एंड बर्थ, उसके बाद वो, लेकिन वहां पर जो रूमेजिंग होता है उसमें पुलिस कई डॉग स्क्वाड जाती है और वो एक एक से वेरीफाई करते हैं, फोटो के साथ एक साथ बिठा के वो करते हैं। यहाँ पे तो अगर कोई मटेरियल ऐसा आ गया जिसपे कोई ड्यूटी नहीं तो कस्टम ऑफिसर वहां जाने की तकलीफ भी नहीं करेगा, वहीं से उनको आप वो एम्प्टी का सर्टिफिकेट दे देता है। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाना तो चाहते हैं, लेकिन आर वी रियली, हमारा माइंडसेट हमारे आदमियों का तैयार है? आर अवर पीपल सो रेडी? अभी मैं आपको केस दे दूं जिसको मैंने अपने मैगजीन में रिपोर्ट भी किया था कि एक सॉल्ट का कंटेनर मुंद्रा के पोर्ट से एक्सपोर्ट हो रहा था। अब उसको फॉर सम रीजन वो वहां पे ऑपरेटर पे कोई प्राइवेट आदमी बैठा हुआ था, नॉट द कस्टम ऑफिसर, और उसने उसको कुछ पैसे की डिमांड करी, उसने मना कर दी, इसने उसको डाउटफुल में डाल दिया। अब वो बोलता है कि मेरे पास 15,000 रुपए का, मेरे को 1.5 लाख रुपए का मेरे को पेनल्टी आई, हालांकि मेरा पूरा कंसाइनमेंट में मेरे को 15,000 का ही प्रॉफिट था। तो दीज ऑल थिंग्स प्राइवेट में देने के बाद जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, आपको उसको कैसे गाइड करोगे? आपने सीआईएसएफ को अपॉइंट कर दिया है सर्वेलेंस के लिए, वो उस पर विजिलेंट रहेंगे। आप एयरपोर्ट पे भी देखिए तो सीआईएसएफ इज ओनली डूइंग द सिक्योरिटी वर्क। उसमें भी वो डीजी यात्रा आने के बाद तो शायद उनका वो भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जहां पे लगेज मूवमेंट है, रनवे की सिक्योरिटी मूवमेंट है, वो सारी तो ऑलरेडी प्राइवेट हो चुकी है। तो ऑलरेडी वी हैव एंटर्ड इनटू दैट स्फीयर। अपनी ख्याल ये होगा फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी
और इसके अंदर जो एजेंसीज हैं वो कितनी रिलायबल हैं वो तो हम जानते नहीं है। अभी इसमें देखिए, अभी जो एक्रीडेटेड एजेंसीज हमारे पास रेडी में है उसमें एक सीनो गार्ड्स करके है, वो भी एक जॉइंट वेंचर है यूएसए का। एमएमएस करके एक कंपनी है, वो जापान के साथ, वो कंट्री ऑफ ओरिजिन जापान है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक कंपनी है, दैट इज आईएफएसएस। ये कंपनी यूके, इजिप्ट, केनिया और नाइजीरिया में पोर्ट्स में सिक्योरिटी करती है। इसका ओरिजिनल नेम है इंटीग्रेटेड फायर एंड सेफ्टी सॉल्यूशंस। उसने इंडिया में जो चैप्टर चालू किया उसका नाम उसने रखा इंडियन फोर्स सिक्योरिटी एंड सर्विसेज। अब इंडियन फोर्स, हाउ इज दैट बीइंग यूज्ड? और वो भी आईएफएसएस भी इज वन ऑफ द कॉम्पिटिटर इन द रेस। तो मैं समझता हूं कि इसे बिल्कुल हड़बड़ी में ऐसा कुछ प्राइवेटाइजेशन करने की बजाय वो एक एरर एंड एरर करके देखना पड़ेगा कि भाई आप बाकायदा उसमें कितने एंटरप्रेन्योर होकर सक्सेसफुल होते हो। सो आई डोंट थिंक कि ये इतना जल्दी पिकअप करेगा, लेकिन ये सिक्योरिटी का मामला है। छोटे से पोर्ट में हमने बॉम्बे में देखा था कि अगर वो मिसचीफ कर सकते हैं तो दे कैन एंटर। अगर यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे सर्वेलेंस ही नहीं होगा छोटे पोर्ट्स पे, तो यू कैन एंटीसिपेट कुछ भी हो सकेगा। उसके लिए आप क्या कर रहे हो ये देखना पड़ेगा। जी, आपने जो बताया हाइब्रिड मॉडल में कोर फंक्शंस जो थे, काउंटर टेररिज्म, एंटी साबोटाज, कार्गो स्क्रीनिंग, ये सीआईएसएफ हैंडल करती थी। नॉन कोर ड्यूटीज जो हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, गेट कंट्रोल, स्टेट पुलिस हैंडल करती थी। इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो सीआईएसएफ की थी, उन्होंने एडिशनल फोर्सेस भी मांगी थी। अब ये ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी जो आएगा, क्या वो जो लाइसेंस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की आप बात कर रहे हैं, ये स्टेट इंडस्ट्रियल फोर्सेस और स्टेट पुलिस को भी डिस्प्लेस कर देगा? यानी कि सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल मान लिया जाए ये सारे पोर्ट्स पे हो जाएगा? क्योंकि जब स्टेट पुलिस और स्टेट इंडस्ट्रियल फोर्सेस जब निकल जाएंगी उसमें से, तो या तो सीएसएफ गृह मंत्रालय के अंडर आती है, या जो ठेके दिए जाएंगे प्राइवेट को वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। तो क्या हम इसको मान सकते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एकाधिकार सारे पोर्ट्स पे करने के लिए एक स्ट्रैटेजी है, चाहे वो ब्लू इकोनॉमी की बात हो, मैरीटाइम एक्सरसाइजेस की बात हो, या फिर कोई और हो? नहीं, इसमें एक टेक्निकल अरेंजमेंट ऐसा है कि जो भी पोर्ट ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट होगा, दैट विल बी ट्रेन्ड बाय सीआईएसएफ। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग द एजेंसी। उसमें सारे मापदंड आपके जो लिखे हुए पोर्ट्स में, वो स्टेट के पास भी अथॉरिटी रहेगा। स्टेट का अगर पोर्ट है तो वो रिक्रूट, लेकिन उसके जो नॉर्म्स हैं वो जो बीओपीएस में दिए गए हैं और वो एक्रीडेटेड एजेंसी है, उसका सारा वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ये होगा, तो ये होगा कि स्टेट का पुलिस का रोल भी तो ऑटोमेटिकली उनके पास आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे छोटे पोर्ट्स पे तो मरीन पुलिस स्टेट की होती है, मेजर पोर्ट्स में सीआईएसएफ होता है, वहां पे भी पुलिस का बैकअप तो होता ही है। लेकिन एक बार अगर आपने ग्राउंड वर्क दे दिया, आपने उनको सिक्योरिटी की अरेंजमेंट दे दी, ट्रैफिक का मैनेजमेंट दे दिया, तो दैट आर ऑल्सो वनरेबल ना। क्योंकि शिप जब तक आपका कंटेनर निकल के पोर्ट से बाहर नहीं चला जाता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन में, तब तक तो आपकी एजेंसियां ही देखती रहेंगी। पुलिस इज नॉट गोइंग टू कम इनसाइड एंड वॉच कि भाई कंटेनर किसका आया, क्या आया। पुलिस अपना काम करेगी पोर्ट के बाहर। पोर्ट के अंदर आपका मूवमेंट और आपका सिक्योरिटी रहेगा, तो वो आप वहां पे अपना नॉर्म्स डिसाइड करोगे, अपना रिक्रूटमेंट डिसाइड करोगे। तो सीआईएसएफ में जैसे अभी नेक्स्ट मीटिंग है झारखंड में, उसमें उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 8,100 हमारे पास जो स्ट्रेंथ है उसको हमको 10,000 करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा भी जो वास्ट बढ़ता चला जाए। तो इधर तो आप सीआईएसएफ कैन आस्क द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। ये प्राइवेट में वो कितना रिक्रूट करेंगे, नहीं करेंगे, बेटर वेयर आर द नॉर्म्स फॉर दैट। तो वो अगर 10 की जगह 5 से काम चला रहे हैं, तो ये भी तो एक वनरेबल पॉइंट रहेगा। तो आई थिंक पहले तो पूरा ये वर्कआउट क्लियर करके देना पड़ेगा। सिर्फ सीआईएसएफ तो आपको एक्रीडिटेड सर्टिफिकेट देगा आफ्टर ट्रेनिंग योर पर्सनल। उसके नीचे जो काम करेंगे वो तो पर्सनल करेगा। और पोर्ट्स की अथॉरिटीज जो है वो भी अपने, आज से ये सीआईएसएफ का रूल आने के पहले भी तो पहले पोर्ट्स में प्राइवेट सिक्योरिटी पोर्ट के ही रिक्रूटेड आदमी होते थे, लेकिन विजिलेंस डिपार्टमेंट होता था, सेंट्रल आईबी है, स्टेट आईबी है, दे हैड एन परमिशन टू गो इनसाइड एंड वॉच। कस्टम्स का विजिलेंस डिपार्टमेंट होता था, कस्टम भी अपने आदमियों पे नजर रखता था कि पोर्ट पे शिप पे चढ़ने के बाद कुछ सामान ले जाता है नहीं ले जाता है। तो वेरियस एजेंसीज की नजर थी, अब वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी और वो प्राइवेट एजेंसी सारा हैंडल करेगी। तो वी विल हैव टू जस्ट सी कि भाई कितना सिक्योरिटी उसके अंदर लैप्स होने के चांसेस रहते हैं। जी, ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है जैसे ब्यूरो ऑफ सिविल, हमारी जो एविएशन सिक्योरिटी है बीसीएएस, वो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री सीआईएसएफ बीएसएफ के अंडर आती है, वो होम मिनिस्ट्री मैनेज करती है। सिमिलरली सेक्शन 13 ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 ये डायरेक्टली एक बीसीएएस करके फॉर्मेट बनाएगा, जिसमें डायरेक्टर जनरल जो है वो आईपीएस ऑफिसर रैंक का होगा, आपने बताया, और वो फंक्शन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग वाटरवेज के अंडर।
तो इसका मतलब यह है कि जो रेगुलेटरी ओवरसाइट्स हैं, सिक्योरिटी असेसमेंट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, ग्रेडेड रिस्क बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है, वल्नरेबिलिटीज हैं, ट्रेड वॉल्यूम्स है, ये सब उस डीआईजी के अंडर होगा, डायरेक्टर जनरल आईपीएस के अंडर होगा, जो वाटर शिपिंग वेस्ट मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगा। पर उसकी जो सर्टिफिकेशन है वो सीआईएसएफ देगा। जब तक सीआईएसएफ उसकी एक्रेडिटेशन नहीं करेगा, जब तक उनको ट्रेन नहीं करेगा, जब तक उनको ऑपरेट करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो सीधा सीधा एक तरीके से स्टेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आउटसाइड द पोर्ट सिक्योरिटी को लेकर ही कार्यरत रहेगी। पोर्ट के अंदर का सारा काम या जो भी उसका बिजनेस है, धंधा है, वो सब अब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, क्योंकि पोर्ट्स पहले ही प्राइवेट हाथों में चले गए हैं। जब उनकी सिक्योरिटी भी प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, तो हम लोगों को, जैसे अभी आपने देखा मुंद्रा पोर्ट पे कई सारे खेप ड्रग्स की पकड़ी गई थी। 22,000 करोड़ का ड्रग एक बार पकड़ा गया था 2018 में। उसके बाद भी कई सारी शिपमेंट्स हैं जिसमें कॉन्ट्राबैंड्स हैं। आपका जो मटेरियल आता है मिडल ईस्ट या उधर से, क्या नाम है, स्क्रैप का, उसमें भी आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है कई बार उसमें आपके सरफेस टू एयर मिसाइल्स का मटेरियल होता है। तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या अब इन प्राइवेट सिक्योरिटी वालों को ट्रेन किया जाएगा या सीआईएसएफ उसको भी मैनेज करेगी? मैं जरा आपसे ये इंटरनल सिक्योरिटी की बात समझना चाहता हूँ। नहीं, इसमें देखिए हम लोग अपना टर्नओवर टाइम कम करने के चक्कर में, क्योंकि शिपिंग लाइन में सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है दैट इज टर्नओवर टाइम। अगर शिप आप 12 घंटे में खाली कर सकते हो तो आप उस टाइडल पोर्ट पे नहीं जाओगे जहां पे 12 घंटा आपको बाहर खड़ा रहना पड़ता है। तो जैसे ही आप अंदर गए तो आप कोशिश करोगे कि जल्द से जल्द आपकी शिप खाली हो जाए, कंटेनर आपके मूवमेंट्स हो जाए, तो आप उस पोर्ट पे प्रेफर करोगे। तो जैसे ही वहां पे ऑटोमेशन है और कंटेनर निकल जाता है, तो इनको वो टर्नओवर टाइम कम करने के चक्कर में एक नया सिस्टम इन्होंने निकाल दिया कि पहले तो कंटेनर्स पोर्ट पे उतर के वहां के बैकअप एरिया में रखते थे, उसके बाद इंस्पेक्शन होता था और कस्टम ऑफिसर उसको क्लियर करता था। अभी इन लोगों ने एक अरेंजमेंट कर दिया कि वहां पे जो कंटेनर फ्रेट स्टेशन होते हैं या इंटरनल कंटेनर डिवीजन आईसीडीज जो होते हैं, वहां पे ये कंटेनर फ्रेट स्टेशन में उतरते ही विद इन 3 मिनट्स द ट्रेलर हैज टू गेट आउट ऑफ द गेट, और वो जाके वहां पे स्टोर कर देगा। वहां से पार्टी को नोटिस जाती है कि भाई आपका फला फला कंसाइनमेंट इधर आ गया है और आप अपना ड्यू चार्जेस भर के इंस्पेक्शन करवा के आप ले जाओ। अब इसमें एक बड़ा हर्डल अभी भी ये खड़ा हुआ है कि वो कंपनी अगर आपको इन्फॉर्म नहीं करती है तो 24 घंटे पे आपका एक्स्ट्रा चार्ज वैसे ही चढ़ जाता है। आपने फ्रेट में उसका पेमेंट जो करा है वो उसमें आपका डॉलर ड्रेन हो रहा है, क्यों? पहले तो वहां पे इंडियन रुपीज में हम सीएफएस को पेमेंट करते थे, अब हम उसको क्योंकि बिल में इंक्लूड है तो वी आर पेइंग देम इन डॉलर्स। और इसके बाद वहां पे इट डिपेंड कि कस्टम ऑफिसर फ्री है नहीं है, वहां पे आएगा। वहां पे तो बैकअप एरिया में पड़ा रहता था, तो एक नॉमिनल रेट के अंदर वो क्लियर करके हम ट्रक अंदर लेके माल ले जाते थे। अब दिक्कत ये है कि वो इमीडिएट चला जाने के बाद किस सीएफएस में गया वो भी हमको शायद कभी नहीं पता होता है। वो तो जब कंपनी का हमको डीओ आएगा कि भाई आपका यहाँ पे कंटेनर ये फला फला पड़ा, या वो अपना आदमी लगा के ढूंढते रहते, लेकिन वो एडिंग टू द कॉस्ट है कि जैसे कंटेनर आया फिर वहां पे आप ट्रेस आउट करो, फिर वो कहाँ गया, किस सीएफएस में गया, उसके साथ एक नया एग्रीमेंट आप करो, फिर आप क्लियर करवाओ और फिर खाली करवाओ। तो आई थिंक हम लोग एडवांसमेंट दिखाने के चक्कर में और सिस्टम को कॉम्प्लिकेट करते चले जा रहे हैं, और दिस विल डेफिनेटली ये होगा कि ट्रेड को कहाँ पे होगा कि पीपल विल स्टार्ट गोइंग टू स्मॉलर पोर्ट्स और द पोर्ट जो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज देने को तैयार है। तो इसी में आपस आपस में कंपटीशन होगी और फिर कहाँ पे क्या जाएगा वो देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर पीपल विल स्टार्ट डूइंग इट बाय रोड। जी जी, जी, जी। इनफैक्ट इसमें काफ़ी सारी इफ्स एंड बट्स हैं और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, एक्रीडेशंस हैं। पहले तो रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि कौन-सी वो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो एक काम को सँभाल सकती हैं। इतना आसान नहीं लग रहा ऑन द हाइंडसाइट। हाँ, ज़रूर है, ट्रायल रन के लिए कुछ स्मॉलर पोर्ट्स पे प्राइवेट सिक्योरिटी लगा के ये उसको ट्रायल रन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि वो जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, वो कैसे स्ट्रक्चर्ड होगी। मुझे तो ये लगता है सीआईएसएफ ने जब 10,000 12,000 लोगों की एडिशनल रिक्वायरमेंट जब दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, वहीं से ये उपजा है। क्योंकि सरकार कह रही है कि हमें इतनी पेंशन दे रहे हैं, इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो ज़ाहिर तौर पर जब वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा तो एटलीस्ट उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं, सोशल सिक्योरिटी और सैलरीज़ की, वो तो कम होंगी। शायद इसके मद्देनज़र भी प्राइवेटाइज़ेशन का प्रावधान किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है आने वाला समय में पता लग जाएगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए गिरीश जोशी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।